इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम सातवाहनों की बात करेंगे। सातवाहनों के सिलसिले में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। आज के अंक में हम जानेंगे कि सातवाहनों के काल में दक्षिण भारत की अवस्था क्या थी। सातवाहन काल में सातवाहन काल में भी राजतंत्र ही प्रमुख शासन तंत्र था। अतः शासन की सफलता प्रमुखतः राजा की व्यक्तिगत योग्यता पर बहुत निर्भर करती थी। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान विजेता के साथ एक कुशल शासक भी था। राज्य का विशेष लक्ष्य प्रजा का हित साधन होता था। राजा अपनी प्रजा को संतान की भांति समझता था और उसके दुख सुख को अपना ही दुख सुख समझता था। ब्राह्मणवादी शासन में ब्राह्मण व्यवस्था के विधि निषेधों का पालन करना और करवाना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। राजा को राजकीय शासन में परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। गिरनार अभिलेख में रुद्रदामन की मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है। मंत्रियों की कई कोटियां होती थी। इनमें सचिव और अमात्य प्रमुख थे। सचिव भी मति सचिव और कर्म सचिव नामक 2 कोटियों में विभक्त होते थे। मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य में अन्य उच्च पदाधिकारी भी होते थे। गौतमी पुत्र और वासिष्ठ पुत्र के सेनापति का उल्लेख मिलता है। महारथी और महाभोज सामंत थे। वे मुद्राएं भी चलाते थे और भूदान भी करते थे। सर्वोच्च पद राजवंशियों और उनके संबंधियों को दिए जाते थे, जैसा कि उशवदात के उदाहरण से प्रकट होता है। राजकर्म में पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। राजकर्म में पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। शक प्रणाली के अंतर्गत महाक्षत्रप के साथ एक क्षत्रप की भी नियुक्ति होती थी। बहुधा यह महाक्षत्रप का पुत्र होता था। क्षत्रप के रूप में राजकुमार को राजकार्य का पर्याप्त अनुभव हो जाता था। इस प्रकार की प्रणाली ने सातवाहन शासन प्रणाली पर भी प्रभाव डाला होगा। राजभार ग्रहण करने के पूर्व राजकुमारों को कौन कौन सी विद्याओं का अध्ययन करना पड़ता था, इसका अनुमान खारवेल और रुद्रदामन के उदाहरणों से लगाया जा सकता है। राज्य की बड़ी इकाई आहार थी, जो अमात्य के अधीन होती थी। गोवर्धन और सोपारा ऐसे ही आहार थे। प्रत्येक आहार में बहुसंख्यक नगर और ग्राम होते थे। आर्थिक क्षेत्र में अनेकानेक निकायों के उल्लेख से प्रकट होता है कि स्थानीय शासन संचालन के लिए प्रत्येक नगर और ग्राम में राजनीतिक संस्थाएं भी होती होंगी और ये आजकल के म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की भांति स्वायत्त शासन चलाती होंगी। शासनकाल के व्यय को चलाने के लिए कर, विष्टि और प्रणय का सहारा लिया जाता था। व्यापारिक आयात निर्यात पर लगने वाले कर भी राजकीय आय के एक महत्वपूर्ण साधन थे। जहां तक समाज का प्रश्न है, संपूर्ण समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था, जैसा कि पुलुमावी के नासिक अभिलेख से प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अवर यानी हीन जातियां भी रही होंगी। संपूर्ण समाज में ब्राह्मणों का स्थान संपूर्ण समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। इसी से गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है या एक ब्राह्मण कहा गया है। अशोक के शासनकाल में राजनीति को लेकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच जिस विरोध का सूत्रपात हुआ था, वह संपूर्ण ब्राह्मण राजवंशों शुंग, कण्व और सातवाहन के काल में सैक्रम रहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रिय दर्पमान मर्दन कहा गया है। इस राजा ने वर्ण संकरता को रोका था। इससे प्रकट होता है कि उस समय भी समाज में अंतर जातीय विवाह शास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं समझे जाते थे।
परंतु विरोधी व्यवस्था के होते हुए भी समाज में अंतर जातीय विवाह होते रहे। स्वयं सातकर्णी ने महाराष्ट्र के महारठी अंगीय वंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया था। यही नहीं, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी ने शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया था। प्रतीत होता है कि विदेशी जातियों का अधिक से अधिक भारतीयकरण हो रहा था और वे भारतीय नाम, धर्म और संस्कृति को ग्रहण करके भारतीय समाज में घुल मिल रही थीं। ऐसे भारतीयकृत विदेशियों के साथ अंतर जातीय विवाह कर सातवाहन समाज ने भारतीयकरण की विचारधारा को और आगे बढ़ाया। सातवाहन काल में ब्राह्मणों की सर्वोपरि मान्यता थी, फिर भी निम्न जातियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाता था। राजा का कर्तव्य था कि वह द्विजों और अवरों दोनों की सुख समृद्धि का ध्यान रखे। सातवाहन काल में स्त्री की अवस्था संतोषजनक बताई जाती है। माताओं के नाम पर संबोधित पुत्रों के उदाहरण समाज में स्त्रियों की मान्यता की ओर संकेत करते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। सातवाहन काल में नागानिका, गौतमी, बलश्री आदि नारियों के उदाहरण इस बात की घोषणा करते हैं कि पतियों के साथ उनकी स्त्रियां भी शासन संचालन करती थीं। इसके लिए उन्हें बालकाल से ही पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। राजकीय कार्यों के अतिरिक्त स्त्रियों को धार्मिक कार्य करने की भी अनुमति थी। नागानिका ने अपने पति के साथ 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सातवाहन काल का कोई भी ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता जिससे स्त्रियों की पर्दा प्रथा का प्रमाण मिल सके। शुंग काल की भांति सातवाहन काल भी ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। पुष्यमित्र की भांति सातकर्णी ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके अतिरिक्त इस काल में होने वाले अन्य यज्ञों जैसे राजसूय, आप्तोत्यार्म, आज्ञाध्येय आदि के भी उल्लेख मिलते हैं। प्रतीत होता है कि इस काल में कर्मकांड को प्रधानता मिली हुई थी। यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धर्म के साथ ही समाज में वैष्णव धर्म और शैव धर्म की भी प्रधानता थी। सातवाहन अभिलेखों में प्राप्त विष्णु पालित, विष्णुदत्त, गोपाल आदि नामों से समाज में विष्णु की प्रतिष्ठा के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार शिवदत्त, शिवभूति, भूतपाल, स्कंद आदि नामों से समाज में शिव पूजा के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नंदी और नाग की भी पूजा होती थी। समय समय पर लोग तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करते थे और ब्राह्मणों आदि को धन देते थे। नहपान का दामाद ऋषभदत्त इसका प्रमाण है। विदेशियों ने भी भारतीय धर्म को ग्रहण करके दान दक्षिणा देना प्रारंभ कर दिया था। इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। नासिक अभिलेख में धर्मदेव के पुत्र इंद्राग्नि दत्त का नाम मिलता है। यह यवन था, परंतु इसने भारतीय नाम और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कार्ले अभिलेख में सिंह ध्वज और धर्म नामक 2 यवनों के नाम मिलते हैं। ये भी बौद्ध थे। जुराल में इसिल, चित्र और चंद्र नामक यवन बौद्धों का उल्लेख है। प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी काफी सम्मानित था। अनेक दानी मनुष्य गायों, घोड़ों, हाथियों, सोना, वस्त्राभरण और भूमि के दान के अतिरिक्त स्थान स्थान पर गुफाएं, चैत्य और विहार भी बनवाते थे। विभिन्न धर्मावलंबियों के रहते हुए भी समाज में शांति और सहिष्णुता थी। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जिससे इस काल में धार्मिक परिपीड़न सिद्ध किया जा सके। जहाँ तक आर्थिक अवस्था की बात है, समाज की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। कृषि कर्म के अतिरिक्त मनुष्य विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में लगे रहते थे।
कृषक के लिए हाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे प्रकट होता है कि कृषि कर्म हल की सहायता से होता था। अन्य उद्यमों में स्वर्णकार, लोहकरणक, कुंभकार, तिलिपिशक, कांसाकार, बेसकार, धानिक, मालाकार, गांधिक, धसक, सार्थवाह आदि के उद्यमों के उल्लेख मिलते हैं। जैसे लोहकरणक था लोहार, तिलिपिशक था तेली, कांसाकार था कांसे के बर्तन बनाने वाला, बेसकार था बांस की वस्तुएं बनाने वाला, धानिक होता था अनाज का काम करने वाला, मालाकार होता था माली, मछुए को कहते थे धसक, सार्थवाह जो होता था वह व्यापारी नेता होता था। बहुधा व्यापारी कौलिक और व्यवसायी पृथक संघों में संगठित थे। कौलिक का मतलब जुलाहा। इन्हें श्रेणी अथवा निकाय कहा जाता था। ये संगठन अपने सदस्यों की हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के विधि निषेध बनाते थे, जो राजा की दृष्टि में भी मान्य समझे जाते थे। बहुधा निकाय आधुनिक बैंकों जैसा कार्य करते थे। लोग उनमें अपना धन जमा करते थे और बदले में ब्याज प्राप्त करते थे। कुशवदात ने 2 कौलिक निगमों में भी धन जमा किया था। इस समय भारतवर्ष का व्यापार उन्नत अवस्था में था। पेरिप्लस की कथा से स्पष्ट हो जाता है कि भड़ोच, कल्याण और सोपारा भारतवर्ष के प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जिनसे भारतवर्ष का विदेशी व्यापार होता था। देश के भीतर नासिक, जुन्नार, प्रतिष्ठान, धनकट, करहाटक, तगर, वैजयंती, विजयपुर आदि व्यापारिक नगर थे, जो एक दूसरे से सड़कों के द्वारा जुड़े हुए थे। ये सड़कें देश के भीतर की व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी। राज्य में मुद्राओं का प्रचलन था। इस समय की बहुसंख्यक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहते थे, जो 35 चांदी की कारशापणों के बराबर होती थी। कारशापण चांदी अथवा तांबे का सिक्का होता था, जिसका रुपए के लेन देन में महत्वपूर्ण स्थान था। ब्याज का काम होता था। ऋषभदत्त के जमा किए हुए धन पर एक निकाय 12% और दूसरा निकाय 10% ब्याज देता था। सातवाहन काल प्राकृत भाषा के विकास का काल था। सातवाहन राजाओं के भी सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इस समय का सर्वोत्तम कवि था हाल। यह जो कवि हाल था, उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गाथा सप्तशती। इस समय का सर्वोत्तम कवि हाल था, जिसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत ग्रंथ लिखा था। इसी समय गुणाढ़ नामक एक कवि का उदय हुआ। गुणाढ़ नामक कवि ने बृहत कथा नामक एक ग्रंथ रचा था। यह ग्रंथ पैशाची प्राकृत भाषा में था। यानी गुणाढ़ नामक कवि ने बृहत कथा नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो पैशाची प्राकृत भाषा में था। एलन महोदय का मत है कि शर्ववर्मा ने इसी समय अपने व्याकरण ग्रंथ कातंत्र की रचना की थी। एलन महोदय का मत है कि शर्ववर्मा ने इसी समय अपने व्याकरण ग्रंथ कातंत्र की रचना की थी। यह संस्कृत में लिखा हुआ है। हाल की रानी मलयवती संस्कृत की जानकार थी। कन्हेरी अभिलेख में एक रानी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। इस समय की कला का दर्शन विशेषतः वास्तुकला में होता है। इस दौरान बनाए हुए अनेक चैत्य और गुहागृह उपलब्ध होते हैं, जो उस समय की कला के उदाहरण हैं। तो मित्रों,
यह था आज का इतिहास पाठ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कलिंगराज खारवेल की बात करेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।